चलो ठीक है ठीक है। अच्छा, पार्टिसिपेट किया करो तमाम लोग, जो आपको पता हो, जो सुना हो आपने कुछ भी, ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें। न्यूरल नेटवर्क या डीप लर्निंग, ये दोनों एक ही चीज़ के क्या हैं, दो नाम हैं। क्या? एक ही चीज़ के दो नाम हैं, न्यूरल नेटवर्क्स या डीप लर्निंग। बेसिकली जब हम कहते हैं कि वी आर वर्किंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन, कि जब हम एआई पर काम कर रहे हैं या एआई पढ़ रहे हैं या एआई बना रहे हैं, तो एआई बनाने के लिए या एआई पढ़ते वक्त हम कौन कौन से चीज़ों को स्टडी करते हैं, तो हमें कहते हैं कि हम एआई पढ़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक डोमेन कवर अप किया, और वो किसका था भाई? मशीन लर्निंग का। ठीक है, एआई के अंदर एक बड़ा डोमेन किसका था? एमएल का। अच्छा, एमएल से पहले भी कोई एआई थी? हाँ भाई, स्मार्ट सिस्टम पहले भी मौजूद थे, पर वो सारे के सारे जो हैं वो रूल बेस्ड सिस्टम होते थे, इफ एल्स की बेसिक्स पे बनाए जाते थे। ठीक है, एमएल के आने के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। फिर एमएल के अंदर ही एक नया जो ज़माना शुरू हुआ, जिस ज़माने को हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये ज़माना जो है वो किसका ज़माना आया? डीप लर्निंग का या न्यूरल नेटवर्क का ज़माना आया। डीप लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क। तो इवेंचुअली आप अगर डीप लर्निंग में काम कर रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क में काम कर रहे हैं, तो आप मशीन लर्निंग ही परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर आप मशीन लर्निंग परफॉर्म कर रहे हैं या डीप लर्निंग के एल्गोरिदम बना रहे हैं, तो आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? एआई में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, एआई में ही काम कर रहे हैं। बट मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हमने देखे, रिग्रेशन की बहुत सारी चीज़ें देखी, क्लासिफिकेशन के बहुत सारे एल्गोरिदम, इस तरह क्लस्टरिंग और ये सारी चीज़ें जो है वो हमने देखी। तो डीप लर्निंग भी मशीन लर्निंग परफॉर्म करने का एक नया एल्गोरिदम है। नया तो नहीं है, 70-80 साल पुराना है। हाँ, बट डिफरेंट है फ्रॉम मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। अच्छा, इसका नाम न्यूरल नेटवर्क क्यों है? एंड व्हेन वी से समथिंग लाइक न्यूरल, तो न्यूरल निकला है किससे? न्यूरॉन से। ठीक है, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होते हैं? ये हमारे दिमाग के अंदर जो सेल्स होते हैं, जिनसे हमारा दिमाग बना हुआ है, वो सेल्स जो है वो न्यूरॉन। वैसे हमारी पूरी बॉडी ही किसकी बनी हुई है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी क्या है? ह्यूमन सेल या एनिमल सेल। तो दिमाग के जो सेल्स हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यूरॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आपके ख्याल में अगर उबैद भाई जैसा बड़ा सर हो, तो इसमें दिमाग भी बड़ा होगा, तो कितने सेल होंगे इसके अंदर, कितने न्यूरॉन्स होंगे? ठीक है, तो कोई काउंटेबल फिगर नहीं है, बट इट इज सैड कि ये बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। कितने? अरबों खरबों न्यूरॉन्स जो हैं वो दिमाग के अंदर होते हैं। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो होते हैं। ये काम क्या कर रहे होते हैं? ये बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं? एक दूसरे को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेज रहे होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर सिग्नल रिसेप्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, जो इनपुट लेते हैं, जैसे हम देखकर इनपुट लेते हैं, सूंघ कर इनपुट लेते हैं, छू कर इनपुट लेते हैं, फील करके इनपुट लेते हैं। ये सब क्या है? हमारे ब्रेन के लिए इनपुट है। इन सब के थ्रू सिग्नल कहाँ जा रहा है? ब्रेन में जा रहा है। ठीक है, वही ये क्या चीज़ है? हाँ, माइक है ये।
अब मैंने आपको दिखाया क्या चीज़ है, आपकी आंखों ने इसको देखा, ये इमेज आपके दिमाग में गई, ठीक है, दिमाग ने प्रोसेस किया और क्या बोला कि ये क्या है, ये एक माइक है, ठीक है। अब ये प्रोसेस जो दिमाग ने किया है, ये इमेज प्रोसेस हुई और दिमाग के अंदर क्या हुई, पूरे सिग्नल में ट्रेवल हुआ और दिमाग ने प्रिडिक्ट किया कि क्या है, ये माइक है। दिमाग ने ये क्यों नहीं प्रिडिक्ट किया किसी का सर लग रहा है, हो सकता था ना, ठीक है। लेकिन दिमाग क्या हुआ है, हम रोजाना इसको देखते हैं, रोजाना इसका इस्तेमाल करते हैं, तो मॉडल हमारे दिमाग का क्या हुआ है, ट्रेन हुआ है, वो इसको देखकर सही प्रिडिक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं किसी तस्वीर में आपको दिखा दूं और हिडन हो और ऐसे करके निकला हुआ हो, तो आपको ये शायद किसी का सर लगेगा, हाँ, जैसे हमारा अबरार का सर लगेगा बलोच के बालों जैसा ना। हमारे तो बड़े बड़े हैं तो थोड़ा सख्त है, बिल्कुल वैसे वैसी शेप आ रही है बिल्कुल, तो शायद हम कहें कि भाई ये किसी का सर लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनपुट हमारे दिमाग में जा रहा है मल्टीपल सेंसर्स के थ्रू, मल्टीपल रिसेप्टर्स के थ्रू, जो हमारी आईज, आंखें और सारी चीज़ें हैं, हमारे सेंसेस हैं, कितने सेंस होते हैं हमारे, 5 होते हैं। छठा जो है वो कौन सा सेंस होता है, कॉमन सेंस होता है, जो अक्सर नहीं होता, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कॉमन सेंस इतना कॉमन है कि हर एक के पास नहीं होता है। तो वो हम कहते हैं ना, हमारी छठी हिस्स कह रही है कि कुछ होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो वो छठी हिस्स पता नहीं कहाँ होती, बस वो एक लुक एंड फील होता है कि उसमें क्या होता है, उसमें हमारे सारे रिसेप्टर्स कुछ इनपुट ले रहे होते हैं, कुछ गड़बड़ फील कर रहे थे, कुछ एबनॉर्मल फील, आंखें कुछ देख रही हैं एबनॉर्मल, कान कुछ अलग आवाज़ें सुन रहे हैं, लोगों का बिहेवियर सुन रहे हैं, कुछ हो रहा है, कहते हैं कुछ होने वाला है, गड़बड़ लग रही है कुछ यहाँ पर। सारे इनपुट इकट्ठे जमा करके वो छठी हिस्स जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो अब अगर आप एक ह्यूमन ह्यूमन न्यूरॉन को देखें, तो आप देखेंगे कि भाई ये कुछ इस तरह का है, इसके कुछ फीचर्स होते हैं, डेंड्राइट, न्यूक्लियस, सेल बॉडी, न्यूक्लाइड, एक्सॉन, ये सब यहाँ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कोई अच्छी सी अगर हम तस्वीर देख लें, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, तो ये सब यहाँ से सिग्नल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, प्रोसेस होके, ट्रांसफ़र होके गुजर रहे हैं, और अल्टीमेटली जो है वो एक जगह से हमारे पास आउटपुट जो है वो निकल रहा होता है। अच्छा, ये तो होता है रियल न्यूरल नेटवर्क। क्या है ये एक न्यूरॉन आपको नज़र आ रहा है जिसके पास कई जगहों से क्या आ रहे हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं। ऐसे कितने होते हैं, हमने कहा बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में। तो आपको शायद ये सुन के अजीब भी लगेगा कि हमारे दिमाग में अब जो सिग्नल प्रोसेस होती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, बाकायदा बिजली के सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। और वैसे ही वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं, इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो हैं, वो उनके थ्रू जो है वो काम चल रहा होता है। अब ये तो हो गया एक रियल न्यूरॉन, कि भाई ये असली न्यूरॉन ऐसा होता है। इससे इंस्पायर होकर क्या चीज़ बनाई गई, क्या बनाया गया, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। क्या बनाया गया, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। कि एक न्यूरॉन था, और अगर मैं यहाँ पर कहूँ न्यूरल नेटवर्क, तो ये हमारे पास अभी जो तस्वीरें आ रही हैं ये आर्टिफिशियल है, और ये कुछ इस तरह का, ये भी फर्जी है, ये भी फर्जी है कि ये इसमें सिग्नल्स जो हैं वो प्रोपगेट हो रहे हैं। और तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है वो कुछ इस तरह का डिज़ाइन किया गया है, जैसे ये आप देखोगे ना, ये दोनों चीज़ों को, ये वाला रियल है, समहाउ रियल, और ये वाला जो है वो आर्टिफिशियल।
तो इससे इंस्पायर होके बनाया गया। लेकिन जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है वो टोटली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और जो ओरिजिनल ह्यूमन ब्रेन है वो कैसे काम करता है कोई नहीं जानता। इतने जो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन है उसमें क्या सिग्नल पास हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है कि आगे क्या ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो रही है। मेरी आंखों में जो आपका चेहरा इमेज के तौर पे जा रहा है, मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो वो इमेज जो आंखों में गई आगे कैसे प्रोसेस हो रही है और मैं पहचान पा रहा हूँ कि सामने वाला स्टूडेंट है मेरा या नहीं है, सामने वाला मेरा दोस्त है या दोस्त नहीं है, रिश्तेदार है, भाई है, कौन है, आइडेंटिफाई कर पाते हैं ना। यानी हम क्लासिफाई कर पा रहे हैं, तस्वीर देख के बता पा रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे लोगों में से ये जो बंदा आ रहा है ये मेरा दोस्त है। ठीक है, तो अब होता क्या है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, और सारे आर्टिफिशियल इसको इसीलिए कहा जा रहा है, किस लिए कहा जा रहा है कि ये असली नहीं है। ठीक है, और ये ह्यूमन ब्रेन की तरह काम भी नहीं करता है। मैं जुमला कह रहा हूँ, ह्यूमन ब्रेन की तरह काम नहीं करता, लेकिन काम ह्यूमन ब्रेन वाले ही करता है। काम क्या करता है, यानी कहते हैं टास्क को मिमिक करता है। यानी मैं किसी चीज को पहचान रहा हूं तो ये भी पहचानता है, मैं अगर किसी बात का जवाब दे रहा हूं तो ये भी देता है, हम देख रहे हैं। ठीक है, मैं अगर किसी चीज को की प्राइस प्रेडिक्ट कर रहा हूं तो ये भी प्रेडिक्ट कर रहा है, मैं किसी चीज को क्लासिफाई कर रहा हूं तो ये भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैं कैसे कर रहा हूं, दिमाग के अंदर क्या चल रहा है पता नहीं, बट ये कैसे कर रहा है, ये प्योरली कैलकुलेशंस की बेस पे काम कर रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है वो हमारे ब्रेन की कॉपी है, नहीं, टास्क को कॉपी कर रहा है, टास्क इंसानी दिमाग भी कर रहा है और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी कर रहा है, बट इंसानी दिमाग के काम करने का उसूल और काम करने का प्रोसेस कुछ और है और इसके काम करने का प्रोसेस कुछ और है। अल्टीमेटली दोनों काम सेम कर रहे हैं, बट उसके प्रोसेस अलग हैं और इसके प्रोसेस अलग है। इसीलिए इसको नाम जो है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क दिया गया। तो कौन सा वाला अच्छा है, ज्यादा अच्छा कौन सा काम कर रहा है, असली वाला या आर्टिफिशियल वाला? हाँ, असली वाला। आज के दौर में बहुत सारी एग्जाम्पल्स ऐसी हैं, ठीक है, जैसे अभी मैं आपसे कहूँ यार एक पाइथन का कोड लिखो, ये परफॉर्म करना है, तो शायद आपको बड़ी तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर यही मैं चैट जीपीटी से बोलूँ यार कोड लिख दो तो वो फट से लिख देगा। अब बताओ कौन सा अच्छा होगा कौन सा बुरा होगा, है? आर्टिफिशियल ज़्यादा अच्छा होगा, है ना? हाँ हाँ, अभी आएंगे उसके ऊपर। हाँ, बस यहाँ पर मसला ये है कि आर्टिफिशियल जो है न्यूरल नेटवर्क जो है उसको सिखाने के लिए उसको सिखाने के लिए हमें बहुत सारा डाटा चाहिए होता है। ठीक है, मैं आपको एक बार यहाँ लाके गधा खड़ा कर दूं और कहूँ भाई देखो ये गधा होता है, तो एक एग्जाम्पल काफी है आपके लिए, है ना? बट गधे के अलावा अगर परेशानी है तो हम ऊंट ले लेते हैं, घोड़ा ले लेते हैं। लेकिन न्यूरल नेटवर्क को क्या होगा, ये समझने के लिए हजारों ऊंटों की एग्जाम्पल चाहिए होगी। अच्छा, मैंने आपको गधा या ऊंट दिखाया बड़ा सारा सा, आप बाहर निकले और कहीं ऊंट का बच्चा चलता हुआ जा रहा है, तो तब भी आप क्या कर लेंगे उसे,
पहचान लेंगे यार ये तो ऊंट का ही बच्चा है, लेकिन न्यूरल नेटवर्क को क्या होगी, परेशानी होगी। तो इंसानी दिमाग फौरन सीख लेता है, क्या कर लेता है, एक मिसाल से ही सीख लेता है। वैसे तो हमें बहुत दफा सिखाना पड़ता है, लेकिन फिर भी सीखना चाहे तो एक बारी में सीख लेता है, जबकि न्यूरल नेटवर्क को क्या करना पड़ता है, कई दफा जो है, कई बार जो है वो क्या करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, तब जाके, और वैरायटी भी देनी पड़ती है, मुख्तलिफ डेटा की वैरायटी भी, मुख्तलिफ अंदाज से डेटा को फीड करना पड़ता है ताकि हर एस्पेक्ट से क्या कर ले, वो सीख ले। और परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर इसलिए है आज के दौर में, डायग्नोसिस में, प्रोडिक्शन में, कि जाहिर है ये अपनी मेमोरी का इस्तेमाल करता है। वैसे ह्यूमन मेमोरी भी बहुत सारी होती है, बहुत कुछ, लेकिन शॉर्ट साइटेड और लॉन्ग साइटेड होती है ना। करीब की बातें हमें याद होती हैं, ठीक है, और थोड़े दूर होते जाएं तो मखसूस इवेंट्स याद होते हैं, बाकी याद नहीं होता। मैं आपसे पूछूं यार आपने इतवार के दिन दोपहर में क्या खाया था, नहीं बता पाएंगे, बहुत सोचना पड़ेगा क्या खाया इतवार को, ठीक है। बट जो कुछ मेमोरी में फीडेड है, अगर मैं सिस्टम से पूछूं भाई इतवार को क्या खाया था, तो उसके पास वो फटाफट जवाब देना जो है ना वो शुरू कर देता है। तो दैट्स द रीजन कि न्यूरल नेटवर्क जो है वो तेजी से प्रोसेस कर लेता है, एफिशिएंट हो जाता है, और रिजल्ट्स भी बाज़ औक़ात क्या, अब तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन को बहुत सारे डिपार्टमेंट में उसने क्या कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है, ड्यू टू फास्ट प्रोसेसिंग, और बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व है। ये बनी तो चीज़ें थी, न्यूरल नेटवर्क जो है वो 1950 से पहले भी न्यूरल नेटवर्क जो है वो मौजूद थे। इवन के जो आज के दौर के मोस्ट एडवांस नेटवर्क्स हैं, न्यूरल नेटवर्क की भी टाइप्स हम पढ़ेंगे आगे, जो मोस्ट एडवांस नेटवर्क्स हैं वो भी 60 में पेपर पब्लिश हुए होते, लेकिन उनका कोई फिजिकल प्रूफ जो है वो नहीं था, वो पेपर पे तो वो कॉन्सेप्ट था। ये प्रूफ कब आने लगा, जब इतना अमाउंट ऑफ डाटा आ गया, क्योंकि डाटा इसको बहुत चाहिए होता है, प्लस इतने बड़े डाटा को प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए होता है, सिस्टम चाहिए होता है। तो जब मेमोरी ज़्यादा हुई, सिस्टम फास्ट प्रोसेसिंग आ गई सिस्टम्स के पास, और डाटा इनॉर्मस अमाउंट में जनरेट होने लगा, तो ये इश्यूज क्या होने लगे, रिजॉल्व होने लगे। तो 90s के बाद से थोड़ी बहुत वर्किंग शुरू हो गई, फिर बंद हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया कि नहीं काम नहीं हो रहा। फिर 2007-8 में 9 में जाके जो है ना कुछ प्रोग्रेस हुई न्यूरल नेटवर्क के अंदर, और 2013-14 के अंदर जो है ये बूस्टअप आ गया, ये बबल जो है वो ज़बरदस्त अंदाज में सामने आ गया, और सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। और यू विल लर्न, जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में, जिस तरह हमने, शायद मैंने आपको वो पढ़ाया था लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, ये बात बताई थी कि जो ये वाला काम था, कौन सा वाला, कि लीनियरिटी को कन्वर्ट किया किसके अंदर, नॉन लीनियरिटी के अंदर, स्टेप फंक्शन को नॉन स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट किया। दिस इज द की। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो रिजल्ट्स हैं वो 70% से निकल के कहाँ चले गए, 90s में। अभी तक आपने जितने मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाए हैं, शायद ही किसी मॉडल में आपने 90 टच किया हो, ऐसे ही है। ज़्यादातर 70, 75, 76, 70, बहुत तीर मारा कि 80 ले आया किसी तरह, हाँ ठीक है ना। लेकिन जब ये वाली टेक्निक इस्तेमाल हुई और न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल किया, तो यू विल सी कि आप एक लाइन लिखोगे मॉडल के अंदर, और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी आपको 97-98% एक्यूरेसी पे ले जाएगी। यानी
अगर इमेजेस की बात करूं, इमेजेस के डाटा की बात करूं, वॉइसेस के डाटा की बात करूं, तो यू विल सी कि हम इतना सा मॉडल लिखा है 2 लाइनों 4 लाइनों का, एंड आप परफॉर्मेंस देखेंगे कि जो रिजल्ट्स हैं वो 90s में, लेट 90s पे जाके टच हो रहे हैं, 95, 96, 97, बगैर किसी मेहनत के। बेस लाइन मॉडल जिसको कहते हैं, बेस लाइन मॉडल वो होता है कि हम कुछ मेहनत ना करें, बस सिर्फ मॉडल बनाया, कोई ट्यूनिंग कोई कुछ भी नहीं किया, बना दिया, चल गया, जो हमारा मशीन लर्निंग में रिजल्ट 70 आ जाता है उसके बाद। यहाँ पर वो रिजल्ट जो है वो कहाँ निकलते हैं, 90s में चले जाते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है इसकी बात करते हैं। हमने यहाँ पर देखा, अभी मैंने आपको दिखाया, ये हमारे पास सिंपल एक स्ट्रक्चर है जिसको मैं यहाँ लेता हूँ, ठीक, कि जैसे हमारे दिमाग में मल्टीपल न्यूरॉन इधर उधर पूरा गुच्छा जाल बना हुआ है ना, करोड़ों अरबों न्यूरॉन्स का, यहाँ पर भी वैसा ही गुच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर वेल डायरेक्टेड होता है। क्या? अभी जो हम नेटवर्क पढ़ेंगे, न्यूरल नेटवर्क, वो सीक्वेंशियल होता है, यानी एक के बाद एक के बाद। ऐसा नहीं होता कि आगे चलते कभी आधा इसको चला गया, आधा उसको फिर पीछे भेज दिया, ऐसा नहीं। जस्ट लाइक ये अभी आपको नजर आ रहा है कि इसको क्या कहा गया है कि ये इनपुट है। यानी अगर आप याद करो, हमने कुछ एग्जाम्पल में डाटा लिया था कि भाई एक बंदे की एज है, अगर मैं कह दूं यहाँ पर कि भाई ये एज है बंदे की, और ये बंदा स्मोकिंग करता है या नहीं करता है, ठीक है, और एक हमने किया था इसका रीजन जो है वो कौन से रीजन का है, अभी साउथ रीजन का है, और फॉर एग्जांपल इस बंदे का जो है वो बीएमआई लेवल इतना है। ये इनपुट है, यानी एक रिकॉर्ड में कितने इनपुट हैं, 4 इनपुट हैं, जिस 4 कॉलम्स होते हैं हम इनपुट बना के भेजते हैं, याद है ना। ये इनपुट यहाँ से गुजरेगा और यहाँ पर अब क्या जनरेट होंगे, वेट्स जनरेट होंगे। जो M1 M2 हम निकाला करते थे, हम तो सिर्फ मशीन लर्निंग में 2 या 3 या 5 या 10 पैरामीटर निकालते थे, यहाँ एक एक मॉडल में लाखों पैरामीटर्स होंगे। कितने? लाखों पैरामीटर्स जनरेट होंगे, ठीक है। यानी कि अगर इसी को समझो जरा, देखो कि भाई एज पे फॉर एग्जांपल वैल्यू लिखी हुई है 53, तो ये 53 किसके पास जा रही है, यहाँ पर एक और लेयर में जा रही है, और जब ये लेयर में जा रही है तो जाते हुए यहाँ पर वेट जनरेट हो रहा है W1, फिर यही 53 दूसरी वाले नोड पर भी जा रहा है, दूसरे वाले न्यूरॉन पर भी जा रहा है, और यहाँ पर वेट जनरेट हो रहा है W2, फिर यही कहाँ जा रहा है, तीसरे वाले पे जा रहा है, यहाँ जनरेट हो रहा है W3, फिर यही वाला इसके साथ इसके साथ इसके साथ, कितने वेट हो गए, 6 हो गए। फिर ये वाला इसके साथ इसके साथ इसके साथ, कितने हो गए अभी, फिर ये वाला इसके साथ इसके साथ इसके साथ, कितने हो गए। तो एक लेयर से दूसरी लेयर में जाते वक्त क्या हुआ जी, 12 वेट्स जो है वो क्या हो गए, जनरेट हो गए। फिर ये यहाँ पर क्या चीज़ अप्लाई होती है, यहाँ पर वही अप्लाई होता है, कौन सी वाली इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या बी। देखो अब यहाँ पर जो ब्लू वाला न्यूरॉन है, इस ब्लू वाले न्यूरॉन के ऊपर एक एक्स तो नहीं आ रहा, कितने एक्स आ रहे हैं, तो y इज इक्वल टू m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4 एंड देन आखिर में y। तो ये सारे ऐड हो रहे हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में यूं लिख सकते हैं, सबमिशन ऑफ ऑल m इंटू एक्स स्टार्टिंग फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, प्लस
बाय। ठीक है, तो ये एक न्यूरॉन पे ये कैलकुलेशन हो गई। तो इससे इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, यहां पर एक नंबर जनरेट हो जाएगा, इसके ऊपर फर्दर क्या लगेगा, सिग्मॉइड लग जाएगा। हेलो, वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र। नहीं नहीं, कोई एहसान की बात ही नहीं है। हाँ हाँ, जी जी जी, बिल्कुल। जी 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 जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, बस क्लास ले रहा हूँ, सुन सकता हूँ बात, फिर भी चलिए। ठीक है। जी। पूजा। हाँ हाँ, वापस ले आए फिर, अगर आ सकता है तो। हाँ बिल्कुल, उसको बोलेंगे मुझे व्हाट्सएप कर ले। वालेकुम सलाम बेटा। अल्लाह का शुक्र। हाँ हाँ हाँ। हम्म 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 हम्म। चलो फिर एक काम करो, एक काम करो, फिर मैं 5 बजे जो है ना क्लास फ्री करके ना, फिर आपसे इस पर डिटेल में बात करता हूँ, इसी नंबर पे कॉल कर लूँगा, सही है? या आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? 5 बजे। सही है बेटे? चलो सही है, ठीक है। तो अब सीन ये है कि ये यहाँ पर सारी कैलकुलेशन हुई, और यहाँ पर क्या लग गया भाई, एक सिग्मॉइड अप्लाई हुआ। ये लीनियर फंक्शन है, ये लीनियर इक्वेशन है ना, ये सिग्मॉइड लगने के बाद क्या हो गई, नॉन लीनियर। अब यही कैलकुलेशन कहाँ होगी, इस वाले सेल पर होगी। यही कैलकुलेशन कहाँ होगी, इस वाले सेल पर होगी। अब पहली लेयर के इनपुट से क्या हुआ जी, ये आउटपुट निकल आया, ये आउटपुट निकल आया। अब ये आउटपुट अगली लेयर के लिए क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। और फिर यहां से वेट निकल रहे हैं, ये दो इसके पास गए, ये दो इसके पास गए, फिर ये इसके पास गए, और 2 4 6 वेट यहाँ से भी आए, और यहाँ पर भी सेम तरह की कैलकुलेशन हो जाएगी, बट वो डब्ल्यू की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। एंड इवेंचुअली हम ये कह रहे हैं हमारे दो आउटपुट हैं, ये दो आउटपुट निकल आए। ठीक है, तो अभी और देखते हैं इसके ऊपर। मैंने अभी ये थोड़ा सा समझाया कि भाई न्यूरल नेटवर्क के अंदर डाटा जो है वो प्रोसेस कैसे होता है, कैसे निकलता है। तो ये वाली डायग्राम भी देखो। अभी सिर्फ इंट्यूशन डेवलप करो, कोई जल्दी नहीं है। आप देखें क्या हो रहा है, x1 एक इनपुट है, और ये इनपुट सारी नोड्स के पास जा रहा है, और हर नोड पे क्या हो रहा है, W जनरेट हो रहा है, 1 1 1 2 1 3। ठीक है, फिर W x2 से निकला, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से निकला, यहाँ पहुंचा, यहाँ, इस तरह कन्वर्ज होते होते यहाँ पे क्या हो गए, दो आउटपुट जो है वो निकल आए। सही है, ये बात समझ आ रही है? ज्यादा नहीं समझना आपने, अभी जितनी बात हो रही है सिर्फ उतनी समझनी है, ज्यादा दिमाग अभी चलाने की हमें अभी नीड नहीं। अब इस डायग्राम को देखो, क्या बता रहा है भाई, वही बात है।
कि W जनरेट हुआ, W जनरेट हुआ, W जनरेट हुआ, और यहाँ पर आकर सारे क्या हो गए, सम हो गए, W1 X1, और उसमें बायस लग गया, एंड देन फर्दर किससे गुजर गया, एक्टिवेशन फंक्शन से गुजर गया, यानी सिग्मॉइड या सॉफ्टमैक्स से गुजर के हमारे पास क्या बन गया, आउटपुट बन गया, राइट। और कभी कभी ये इतना भी डेंस हो जाएगा लाइक दिस, ये थोड़ा कोशिश की गई कि डेटा ट्रांसफॉर्म होके कैसे गुजरता है। हम सारा डेटा किस में करते हैं, 0 1 में कर लेते हैं ना, तो ये कभी कभी जो है वो इतना डेंस भी हो जाएगा और प्रोसेस कर रहा होगा, इससे कई गुना ज्यादा डेंस होता है, ये तो बहुत मामूली सा डेंस नजर आ रहा है, ठीक है। सो हमारे पास जब हमें ये बात समझ में आ गई, ठीक, ये कितना डेंस आर्किटेक्चर लग रहा है, ये पहली एग्जांपल जो हम करेंगे उसका आर्किटेक्चर है इंशाल्लाह, लेकिन एक एक न्यूरॉन जो है वो स्पेसिफिकली किस तरह का, ये तो यहाँ नज़र आ रहे हैं 3 6 8, इसके अंदर कितने इनपुट होंगे, 784 इनपुट। तो बुनियादी आइडिया समझ में आया, इसमें कोई सवाल जहन में आ रहा हो तो बताओ, कोई भी बात कि भाई यहाँ पे ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, डब्ल्यू कैसे आएंगे, किसमें, हाँ, आगे हमने उसको 3 में कन्वर्ट कर लिया, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ 1 पे होता, मैंने शुरू में कहा अभी सिक्वेंशियल होता है, मल्टी डायमेंशनल नहीं होता, एक निकल के ये न्यूरॉन जो है ये आगे, अभी मैं बताता हूँ बेसिकली। हम कुछ भी नहीं देंगे, हमारे पास एक इनपुट होगा, ठीक है, हम लेयर्स बनाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितनी लेयर्स हैं, तो कितनी लेयर्स हैं, इसमें 2 लेयर्स हैं, एक और दो, 2 लेयर्स हैं और एक इनपुट है। बाज दफा इनपुट को भी लेयर्स में शामिल किया जाता है, कोई मसला नहीं, शामिल करने या ना करने से, कहने से नेटवर्क की कोई परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप समझते हैं कि इनपुट को भी लेयर में गिना जाए तो कितनी लेयर हो गई फिर, 3 लेयर्स। बिल्कुल बिल्कुल वही फार्मूला है, बिल्कुल वही फार्मूला है, अभी दोबारा करते हैं इस फार्मूले को। तो हमने एक लेयर लगाई, ठीक है, हमें मालूम होता है, देखो याद करो, हमारे डेटा में हमारे पास इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है, ठीक है, यानी कि हमने सबसे पहली एग्जांपल की थी हाइट और, ये हमारा x था और ये हमारा y था। तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, हाइट इनपुट हो गया और आउटपुट में हमने क्या निकालना है, वेट निकालना, ठीक है। दरमियान में कितनी लेयर्स आएंगी कोई नहीं जानता, आपकी चॉइस है कि आप दरमियान में 1 लेयर लगाएं, 2 लेयर लगाएं, 10 लेयर लगाएं, ये आपकी चॉइस है, बेस्ड ऑन डेटा, डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए, डेटा की तादाद को देखते हुए, कि आप चूज करते हैं कि भाई मैं इसके अंदर जो है कितनी लेयर लगाऊं, 1 लेयर लगाऊं, 2 लेयर लगाऊं या 3 लेयर लगाऊं। और एक और चीज आप चूज करते हैं कि ये लेयर में साइज ऑफ लेयर छोटा रखूं कि बड़ा रखूं। साइज ऑफ लेयर, साइज ऑफ लेयर का ताल्लुक है उसमें कितने न्यूरॉन खड़े होंगे, एक तो लेयर हो गई यूं करके लेफ्ट टू राइट, और हाइट के अंदर
डिपेंड करता है कि आप कितने न्यूरॉन चूज करते हैं। समझ रहे बात? अच्छा, इसके ये पूरी एक साइंस है, पूरी साइकोलॉजी है, जिसको हमने समझ समझ के जो है वो चलना पड़ेगा। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, लेकिन अभी मैंने इतनी बात की कि हम लेयर्स डिसाइड करेंगे कि हम कितनी लेयर्स लगा रहे हैं, एक, और हम हर लेयर का साइज डिफाइन करेंगे कि कितना साइज होगा। ठीक है। अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने खोल देता हूं, ताकि हम जो ब्लॉक्स बना रहे हैं उसको हम कोड में भी देखते रहें कि भाई वो क्या क्या हो रहा है। जस्ट ये डाटा डाउनलोड कर रहा हूं मैं डायरेक्ट मॉडल पे ले जाऊंगा, पहले डाटा कनेक्ट हो जाए, डाउनलोड हो जाए। देखो ये मॉडल लिखा हुआ है। हमने क्या क्या इसमें कितनी लेयर लगी है, देखो कितनी लेयर लगी है। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गौर करो कितनी लेयर लगी। एक लेयर, और ये इनपुट भी शामिल है इसके अंदर, अगर हम इनपुट को भी काउंट कर रहे हैं तो एक में दो हो गई ना। वैसे ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, और ये तीसरी, तीन लेयर लगी। तीन लेयर में एक इनपुट भी शामिल। अच्छा, तो अब इनपुट जो है हमारा कितना बड़ा है, 28 मल्टीप्लाई बाई 28 कितने हो गए, 784। अज्यूम करो अब यहाँ कितने नोड्स लगे हुए, कितने लगे हुए भाई इनपुट में, 784 नोड्स। ठीक है, और आगे हमने कितनों से कनेक्टेड कराया है इसको, 128। कितने वेट जनरेट होंगे, 784 नोड्स हैं, हर एक जाके कितनों से कनेक्ट होगी, तो 784 इससे कनेक्ट हुए, 784 दूसरे से, 784 तीसरे से, टोटल कितने हो गए, 784 मल्टीप्लाई बाय 180 128, कितने आ गए, कितने हो गए, 352। 1,03,52। ये कितनी लेयर्स में हुआ है, इनपुट से सिर्फ फर्स्ट लेयर में। अब जरा अज्यूम करो यार, हम जब मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे थे, हमारे पास सिर्फ एक हाइट थी और एक वेट था, और उसमें कितने पैरामीटर जनरेट हो रहे थे, एक डब्ल्यू जनरेट। वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन था, याद है? तो उस सिंपल लीनियर रिग्रेशन की एग्जांपल में हमारे पास क्या हो रहा था भाई, mx प्लस बी, यहाँ पर ये हमारा वेट था, प्रिडिक्ट करना था, ये हमारा क्या था, हाइट। तो एक ही डब्ल्यू यहाँ जनरेट हो रहा था। कर पा रहे थे हम, वो एक भी नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लेयर से दूसरी लेयर में शिफ्ट होने में कितने पैरामीटर जनरेट हो रहे हैं। अभी आगे लेयर तो और है, वो छोड़ो, एक ही लेयर से दूसरी लेयर में
ट्रांसफॉर्म होने में कितने पैरामीटर जनरेट हो गए। ठीक है, अब वर्ड पैरामीटर को आज आजकल बहुत ज्यादा सुनते हैं। वैद भाई कहाँ सुनते हैं हम आजकल? लोग एलएलएम्स की बात करते हैं, तो जब भी हम कोई एलएलएम मॉडल डाउनलोड कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं कि कौन सा वाला इस्तेमाल करें, तो हम देखते हैं यार वो कितने पैरामीटर्स पे ट्रेन हुआ है। तो कितने कितने होते हैं भाई? 8 बिलियन पैरामीटर्स, 20 बिलियन पैरामीटर्स, 120 जो लेटर का है 120 मिलियन पैरामीटर्स, 120 नहीं खाली 120 बिलियन पैरामीटर्स, तब वो मॉडल इतना एक्यूरेट, जितने ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स हैं बर्ड, जेमिनी, चैट जीपीटी, इतना काम कर, तो कितनी ट्रेनिंग हुई है, कितने बड़े आर्किटेक्चर बने हैं और कितने पैरामीटर जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो आज आपको सही माने समझ आ रहा होगा व्हाट डज इट मीन बाय पैरामीटर, की इतने पैरामीटर्स क्यों। तो जितना बड़ा मॉडल तस्वुर किया जा रहा है वो ड्यू टू द नंबर ऑफ पैरामीटर जनरेशन, और पैरामीटर जनरेशन बढ़ेगी कब? जब लेयर साइज क्या होगा, बढ़ेगा, नेटवर्क साइज क्या होगा, यानी जितनी ज्यादा लेयर लगाऊंगा नेटवर्क बड़ा हो जाएगा और मॉडल घूमेगा तो ज्यादा पैरामीटर जनरेट होंगे, और बड़ी बड़ी लेयर लगाऊंगा, नहीं लेयर साइज बढ़ाऊं या नेटवर्क साइज बढ़ाऊं, दोनों सूरतों में पैरामीटर क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो आप अज्यूम करें कि जो बिलियंस ऑफ बिलियंस पैरामीटर पे मॉडल ट्रेन हो रहे हैं वो कितने बड़े बड़े मॉडल जो हैं वो होंगे। ठीक है, तो दिस इज, अच्छा, ये जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम हमने देखे थे वो सारे के सारे शैलो लर्निंग मॉडल थे। क्या थे? कि वो वन गो में जो लर्निंग कर सकते थे वो कर लेते थे। लेकिन यहाँ डीप लर्निंग की खूबसूरती ये है कि इट रीलर्न्स, बैक प्रोपोगेशन करता है। अगर जवाब गलत हो जाता है तो ये क्या करता है, रीलर्न करता है और अपने जो पैरामीटर जनरेट हुए हैं उन पैरामीटर को दोबारा क्या करता है, एडजस्ट करता है। और फिर जब दोबारा डाटा फीड होता है तो उसके रिजल्ट्स क्या हो जाते हैं, हो जाते हैं। अभी भी उसमें खराबी होती है, दोबारा एडजस्ट करता है, दोबारा एडजस्ट करता है। किस वक्त तक एडजस्ट करेगा? या तो रिजल्ट 100% सही हो जाए, या फिर हमने जितनी बार बोला है कि भाई 10 दफा चलना या 5 दफा चलना, वो 5 दफा उसकी वर्किंग जो है वो क्या हो जाए, खत्म है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो एक एग्जाम्पलरी मैंने यहाँ पे किया, बीच में क्या हो रहा है छोड़ें उसको, बट हम देखते हैं। यहाँ हमने क्या बोला है कि भाई मॉडल तुम ट्रेन हो जाओ, वही फिट वाला मेथड है, मॉडल डॉट फिट, इमेजेस दे दी, उसे लेबल्स दे दी, और कितनी बार बोला ट्रेनिंग करनी है तुम्हें, 30 बार। मशीन लर्निंग में कितनी बार करते थे हम, एक बार। सिर्फ क्रॉस वैलिडेशन वाला जो तरीका देखा था उसके अंदर वो बार बार रिपीट होता था प्रोसेस, बट यहाँ पर ये प्रोसेस कितनी बार चल रहा है, 30 टाइम्स चल रहा है। अभी इसको छोड़ दें बैच बैच को, तो मैं इसको रन करता हूँ एंड यू विल सी द प्रोसेस रनिंग। देखो पहला दफा चल रहा है और एक्यूरेसी, अभी पहली दफा में इतनी एक्यूरेसी आई बस, दूसरी दफा में एक्यूरेसी कहां पहुंच गई, तीसरी दफा में 70, चौथी दफा में 74। जरूरी नहीं है, ये सब अभी हम सीखेंगे। इधर भी यही होता है, अभी इधर हम देखेंगे। अगर किसी को ज्यादा सिखा दो, ऑप्टिमाइज लेवल आ जाए, तो फिर वो सीखना छोड़ी वो भूलना शुरू कर देता है, जवाब गलत देना शुरू कर देता है। आप 2 घंटे की क्लास को 4 घंटे कर लूँ तो जो 4 घंटे बाद जो है ना, अब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, तो इसलिए ओवर ट्रेनिंग भी जो है,
वो कभी कभी नुकसान का बायस हो जाती है। ठीक है, अभी हमें पहले से नहीं पता होता कितने इपॉक चलने हैं, कितना बैच साइज रखना है। बार बार हम उसके साथ खेलते रहते हैं और एक ऐसा सिस्टम हमारे समझ में आ जाता है कि यार ये बेस्ट आर्किटेक्चर है। ठीक है, जैसे गाड़ी की ट्यूनिंग होती है ना। हाँ ज़ाहिर है, ये आ रहा है ना, ये भी ट्रेनिंग एक्यूरेसी है। हर दफ़ा देखो थोड़ी 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 क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। क्या से लोग रनिंग से लोग थक गया हुआ है ना बेचारा, देर से चल रहा है। हाँ, इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट तो स्लो होगी ही ना भाई। तो 30 इपॉक के बाद कहाँ पहुंच गया ये? अब 86.5 हाईएस्ट रहा है। हाँ, 86.5 और 86.4 हो गया। अच्छा, ये और ऊपर जाता है, बट मैंने मॉडल को ही थोड़ा सा क्या किया है, ख़राब किया है। मैं इस लेयर को भी अगर हटा दूं, शायद ये और ऊपर जो है। जी, 100 भी हो सकती है, हो सकता है अभी 100 हो जाए, मुझे लग रहा है इस दफ़ा 100 हो जाएगी। क्या? अच्छा, ये जो है ना, ये एक मैंने कहा ना, ये आर्किटेक्चर की पूरी एक साइंस है। आप बोले सर मुझे 100 तक पहुंचानी है, 30 के बजाय 300 इपॉक चला दो तो ज्यादा ट्रेन हो जाएगा। लेकिन मसला ये, ज्यादा ट्रेन होके जब टेस्टिंग डाटा दूंगा तो फिर उसका क्या हाल होगा? वो तो घूम रहा होगा यूं करके, मस्त हो चुका होगा। ठीक है, तो अभी हम ये सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि यार क्या क्या सेटिंग रखनी चाहिए। आया ज्यादा इपॉक देना बहुत बेहतर है, ज्यादा बड़ा नेटवर्क बनाना बहुत बेहतर है, या छोटा रखना बहुत बेहतर है? हाँ हाँ, देखो मशीन लर्निंग तो वही है ना। मशीन लर्निंग वॉइस वही है, ओवर फिटिंग वही है, अंडर फिटिंग वही है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है वो वैसे ही है। 100 तक तो नहीं जा रहा भाई। इसके लिए हम मुख्तलिफ लाइब्रेरीज पढ़ सकते हैं, टेंसर फ्लो या केरस, पाईटॉर्च, कैफे, थियानो, साइकिट लर्न के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा इस वक्त जो है वो टेंसर फ्लो और पाईटॉर्च इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक में आप काम कर सकते हैं, प्रोसेस वही रहेगा बट थोड़ा सा।
ये लाइब्रेरीज हैं, पाईटॉर्च, टॉर्च, सियानो, कैफे, कैरस, टेंसरफ्लो। जी जी भी देता हूँ। 32 और 10 इस दफ़ा 94 पे रहा है। अब मैं थोड़ा सा आर्किटेक्चर जो बुक ने इस्तेमाल किया था वो लिखता हूँ। सिर्फ 32 और 10 इस पर रिजल्ट्स। क्या होगा? तो हमारी कोशिश भी यही है, लेकिन हाँ, तो यू सी कि सिर्फ एक मिडिल लेयर के साथ जो है, ये इतना सा मॉडल है बस, देख रहे हैं, ये सिर्फ मॉडल है। और इन दिस सिचुएशन जो हमारे पास आउटपुट है वो 90% ट्रेनिंग एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। और अब चलते हैं यहाँ पर जरा काम की बात करते हैं और देखें। ये अभी हमने डिस्कस किया, हाँ, ये हम मशीन लर्निंग में डिस्कस कर चुके हैं। डेटा और आंसर दे, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम रूल निकाल के देता है। आप आ जाएं सीधा यहाँ पर। ये क्या हो रहा है अभी देखो, कोई बता सकता है क्या हो रहा है इसमें? ये क्या है, कोई जहाज उड़ता हुआ जा रहा है क्या, ऐसे करके? ये एक इमेज है, 4 लिखा हुआ किसी ने। पहली लेयर में गया, दूसरी लेयर में गया, तीसरी लेयर में गया, चौथी लेयर में गया, आउटपुट लेयर में क्या आउटपुट आ रहा है अभी फाइनल आउटपुट में 4। अब बेसिकली जो लेयर में कैलकुलेशन हो रही होती है, उस कैलकुलेशन की बेस पर ज़ाहिर है हमने इनपुट में एज 25 लिखा था, लेकिन अब वो जाके पता नहीं क्या बन चुकी है। डब्ल्यू से मल्टीप्लाई हुआ, 22 लगा, फिर एक्टिवेशन फंक्शन लगा, तो उसकी वैल्यू पता नहीं क्या हुई। तो हर लेयर में डाटा के अंदर क्या हो रही होती है, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो रही होती है? हर लेयर के अंदर डाटा ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। दोबारा रिपीट करूं, हर लेयर में डाटा क्या हो रहा होता है, ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। हर ट्रांसफॉर्मेशन पे मॉडल डाटा की रिप्रेजेंटेशन को लर्न कर रहा होता है। क्या बात बोली मैंने? डाटा ट्रांसफॉर्म होता है,
मॉडल रिप्रेजेंटेशंस लर्न करता है, डेटा ट्रांसफॉर्म होता है, मॉडल रिप्रेजेंटेशंस लर्न करता है। क्या रिप्रेजेंटेशंस? ऐसी रिप्रेजेंटेशंस, ऐसी इंफॉर्मेशन लर्न करता है जो उसे प्रिडिक्ट करने वाले आउटपुट के क्या ले जाती है, करीब ले जाती है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन को क्या करता रहता है, वो छोड़ता रहता है, फिल्टर करता रहता है। इसलिए ये भी कहते हैं कि लेयर जो है वो फिल्टर का काम करती है। लेयर जो है फिल्टर की तरह काम करती है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में एक बड़ा डिफरेंस ये भी है कि अगर मशीन लर्निंग के अंदर हम फीचर इंजीनियरिंग ना करें, फालतू कॉलम्स को हटाएं नहीं, डेटा की टाइप्स को सही हैंडल ना करें, तो मशीन लर्निंग मॉडल क्या हो जाता है, फेल, बेकार हो जाता है। कहता है कोरिलेशन ही कोई नहीं बन रहा, आपने ऐसे कॉलम दे दिए जिनका कोरिलेशन ही नहीं है, तो मैं आउटपुट खराब ही निकलेगा। डीप लर्निंग कहती है कुछ भी दे दो, कोई फीचर इंजीनियरिंग करने की जरूरत, प्रोसेस कर लो, मिसिंग मिसिंग हैंडल कर लो, सारी चीजें कर लो, कोई डाटा आउटलायर रिमूव करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, आप दे दो, ठीक है, आप क्या कर दें, दे दें बस। ये खुद ही रेलिवेंट फीचर्स को क्या कर लेती है, पास ऑन कर लेती है अगली लेयर में, और इररेलेवेंट फीचर्स ड्रॉप हो जाता है। अच्छा, ये रेलिवेंट और इररेलेवेंट बेस्ड ऑन द आउटपुट। अगर आउटपुट चेंज हो गया तो शायद वो फीचर जो पहले इररेलेवेंट थे वो क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट में आ जाएंगे। डिपेंड अपॉन आउटपुट के आप प्रिडिक्ट क्या करना चाहते हैं। तो इररेलेवेंट फीचर्स को फिल्टर होके ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो अगर अंदाजा करें तो इस तरह कुछ हो जाता है। हाँ, अब आप बोलेंगे ये क्या मुसीबत है, पहले ही 4 सही था यार, ये तो पता नहीं क्या करते, इस लेयर में क्या किया, इस लेयर में क्या, आखिर में आके तो पता नहीं क्या किया। हाँ, लेकिन लेकिन मॉडल हमारी आंख से नहीं देख रहा, मॉडल के लिए यही बेहतर है, मॉडल के लिए यही बेहतर है, न्यूरल नेटवर्क के लिए यही बेहतर है। ये तो हमें देख के लग रहा ना यार, पहले ही 4 सही लग रहा था, अब पता नहीं क्या लग रहा है, अब कैसे पता चलेगा क्या है। तो हम नहीं है, ह्यूमन आई नहीं है वहां पर, यहाँ पर क्या है, नंबर्स हैं, सिर्फ क्या है, नंबर्स हैं। तो ये सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं कि जब पहली लेयर से गुजरने के बाद इतने न्यूरॉन्स पे जाके वो डाटा गिरा, तो नया जो फीचर्स बने वो 4 के, ये 4 फीचर बने। फिर अगली लेयर में गया तो कुछ इस तरह हो गया, फिर अगली लेयर में गया कुछ इस तरह हो गया, एंड देन फिर आउटपुट आ गया, ठीक है, देन फिर आउटपुट जो है क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, डेटा रिप्रेजेंटेशंस लर्न बाय डिजिट क्लासिफिकेशन मॉडल। क्या लर्न कर रहे हैं भाई, डेटा, मॉडल क्या लर्न करता है, डेटा की रिप्रेजेंटेशंस रेलेवेंट टू आउटपुट टारगेट वैल्यूज। डेटा ट्रांसफॉर्म होता जाता है, रिप्रेजेंटेशंस की लर्निंग होती जाती है। अब ये 3 तस्वीरें जो आ रही हैं, इससे आपको मशीन लर्निंग डीप लर्निंग मॉडल का फ्लो पता चलेगा। सी क्या हो रहा है इसमें, बताओ। ये लेयर्स हैं, लेयर में इनपुट घुसा, ठीक है, और यहां से कौन शामिल हुए, वेट शामिल, यही हो रहा था ना वहां पर भी, इनपुट आया, लेयर में गया और वेट्स आए, शामिल हुए, और डेटा क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म। इस डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ने मॉडल में क्या लर्न कर लिया, रिप्रेजेंटेशंस, एंड देन वो रिप्रेजेंटेशंस क्या हो गई, आगे भेज दी, फालतू चीजें फिल्टर वापस वहीं रुक गई, काम की चीजें आ गई अगली लेयर में। तो यहां फिर दोबारा वेट्स मिले, मॉडल ने डेटा ट्रांसफॉर्म किया, रिप्रेजेंटेशन को लर्न किया, और क्या प्रिडिक्ट कर दिया, आउटपुट, कि जो मुझे दिखाया जा रहा है वो एक कुत्ता है, तस्वीर है उसकी, ठीक है। अब मसला ये है, इसने सही प्रिडिक्ट किया है या
गलत प्रिडिक्ट किया है। सही प्रिडिक्ट किया है या गलत प्रिडिक्ट किया है? हम मशीन लर्निंग में कैसे निकालते थे? ओरिजिनल y माइनस प्रिडिक्टेड y, यही करते थे ना, उसका स्क्वायर से स्क्वायर ले लेते थे। अब यहां पर देखो अगले इसमें क्या होगा, लॉस फंक्शन क्या होगा, सी। जब इसने प्रिडिक्शन निकाली तो लॉस फंक्शन जो है वो क्या करता है, इन दोनों के दरमियान ट्रू वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू के दरमियान क्या कैलकुलेट करता है, डिफरेंस यानी कि लॉस कैलकुलेट करता है। व्हाट यू सी हियर, क्या ये एक्यूरेसी एंड लॉस। परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो लॉस है मॉडल का, ठीक है। और जितना मॉडल का लॉस ज्यादा होगा मॉडल उतना अच्छा होगा नहीं, जितना मॉडल का लॉस क्या होगा, कम होगा उतना। अब अगर आप शुरू से देखना शुरू करो तो जब मॉडल को पहली बार डेटा दिया गया तो लॉस कितना है भाई, 87%, ठीक है, यानी इतने गलत जवाब दे रहा है। और फिर जब दूसरी बार दिया गया उसने वेट्स को क्या किया, एडजस्ट किया। अभी आता हूं मैं यहां पर इस बात के ऊपर, अभी जल्दी से आ गया हूं, यहां आया तो लॉस स्कोर आ गया। ये लॉस स्कोर किसके पास जाता है, ऑप्टिमाइजर के पास जाता है। एक लगा होता है क्या, ऑप्टिमाइजर। ये ऑप्टिमाइजर क्या करता है, मॉडल को बताता है कि इतना बड़ा लॉस आ रहा है, मॉडल रिवर्स डायरेक्शन में जाता है, रिवर्स डायरेक्शन में जाता है, देखो इधर से रिवर्स जा रहा है। जो सबसे आखिरी वेट जनरेट हुआ था उसको क्या करेगा, अपडेट करेगा, अपडेट करेगा। और फिर उसकी ऊपरी लेयर वाले को क्या करेगा, अपडेट करेगा, एंड सो ऑन। पूरे 1.5 करोड़ पैरामीटर्स क्या होंगे, दोबारा अपडेट होंगे, हमसे एक नहीं होता। वहां इतने डब्ल्यू जनरेट हुए हैं, सारे क्या हो रहे हैं, सारे अपडेट हो रहे हैं, सारे अपडेट हो रहे हैं। ये जो यहां से लेकर यहां तक का प्रोसेस हुआ इसको कहते हैं फॉरवर्ड प्रोपगेशन, फीड फॉरवर्ड। क्या नाम देते हैं, फीड फॉरवर्ड, आगे को खिलाया, या फॉरवर्ड प्रोपगेशन। और जब मॉडल ने रिजल्ट निकाला और दोबारा गया उल्टा वेट अपडेट करने के, इसको कहते हैं बैकवर्ड प्रोपगेशन। ये बैकवर्ड प्रोपगेशन इज द बैकबोन ऑफ न्यूरल नेटवर्क, यही रीढ़ की हड्डी है और यही वो एल्गोरिथम है, बैकवर्ड प्रोपगेशन, जिससे वेट एडजस्ट होते हैं और रिजल्ट क्या हो जाता है, बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन और बैकवर्ड प्रोपगेशन कौन करता है, बैकवर्ड प्रोपगेशन ऑप्टिमाइजर, जिसका काम क्या है, वेट्स को ऑप्टिमाइज किया जाए। लॉस फंक्शन का काम है डिफरेंस निकाला जाए, सही है। इस पे अगर आपको पढ़ लो जरा, इनिशियली द वेट्स ऑफ द नेटवर्क आर असाइंड रैंडम वैल्यूज। पहली दफा में लॉस इतना ज्यादा क्यों आया था, क्योंकि जब पहली दफा जो वेट दिए गए वो ऐसे दे ले, कुछ भी ले लो, तुक्का है, फिट हो गया तो फिट हो गया, नहीं तो रिजल्ट क्या आएगा, बहुत खराब आएगा, ठीक है, आ गया। अब खराब आने की सूरत में वेट क्या होने हैं, एडजस्ट होने हैं। So the network merely implement a series of random transformation. Naturally, output is so far from what it should ideally be, and loss score is accordingly very high. कह रहा भाई रैंडम नंबर लिए हैं तो लिहाजा नेटवर्क क्या करेगा, एक ऐसी रैंडम सी ट्रांसफॉर्मेशन भी करेगा डेटा के ऊपर, और जाहिर सी बात है फिर जो हम चाह रहे थे आइडियली वो स्कोर तो नहीं आएगा। बट विद एवरी एग्जाम्पल नेटवर्क प्रोसेस, लेकिन जैसे जैसे और डेटा नेटवर्क में आता जाता है द वेट्स आर एडजस्टेड अ लिटिल इन द करेक्ट डायरेक्शन एंड द लॉस स्कोर। ये जो लाइन है ना, बट विद एवरी एग्जाम्पल द नेटवर्क प्रोसेसेस द वेट्स आर एडजस्टेड अ लिटिल इन द करेक्ट डायरेक्शन एंड द लॉस डिक्रीजेस, ये बड़ी की लाइन है। क्या
पढ़ो दोबारा। वेट्स आर एडजस्टेड आर लिटिल। वेट क्या होते हैं? एडजस्ट होते हैं थोड़े थोड़े, लिटिल, इन करेक्ट डायरेक्शन। अब ये दो बातें हैं, लिटिल और डायरेक्शन। क्या इसका मतलब क्या है? देखो मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो सारे एल्गोरिदम्स हैं ये बेसिकली ग्रेडियंट बेस्ड एल्गोरिदम्स होते हैं। ग्रेडियंट का नाम सुना होगा आपने। ग्रेडियंट कहते हैं स्लोप को, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई अपॉन एक्स, स्लोप एम, वेट। और हमारा जो मॉडल अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहा होता है वो किसकी बेस पे कर रहा होता है? लॉस फीडबैक बन रहा है ना। लॉस ज्यादा है तो कहता भाई जाओ, लॉस ज्यादा है तो कहता वापस जाओ, लॉस ज्यादा है तो कहता वापस जाओ। जब तक लॉस क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, उसकी कोशिश होती है जीरो हो जाए। देखो होता यह है कि लॉस का फार्मूला क्या बनता है? y प्रिडिक्टेड माइनस ओरिजिनल। समझना जरा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है लेकिन मैं उस पे ले आता हूं ताकि वो दोनों वर्ड समझा सकूं। y प्रिडिक्टेड माइनस ओरिजिनल। तो y प्रिडिक्टेड, जो प्रिडिक्ट किया है वो क्या है? वो जो प्रिडिक्ट किया है वो क्या है? यही है ना? लिख सकता हूं ना भाई, यही थी ना हमारी प्रिडिक्टेड की इक्वेशन। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या बी, तो मैंने y की जगह ये रख दिया। ठीक है। अच्छा, अब एम एक्स प्लस बी माइनस वाई, हम इसका क्या ले लेते हैं भाई? स्क्वायर ले लेते हैं ताकि ये रूट मीन स्क्वायर बन जाए। अगर मैं ये कहूं कि भाई ये जो है ओरिजिनल y माइनस वाई, ये बराबर है किसके? एक x के। किसके बराबर है? तो ये क्या बन जाता है? एक्स स्क्वायर। ठीक है। और लॉस को कह दूं ये बराबर है किसके? तो ये क्या बन जाता है? अच्छा रिवर्स जाऊंगा तो फिर यही बन जाएगा ना। अब मुझे पता है y जो है वो लॉस है और जो x है वो क्या है? इसका डिफरेंस है। ये इक्वेशन किस चीज की बन गई यार? किसकी बन गई? जल्दी बोलो यार, पढ़ पढ़ के भूल जाते हो। हाँ, पैराबोला की इक्वेशन बन जाती है। याद है पैराबोला वगैरह कुछ पढ़ा था कभी? हैं? हाँ हाँ। तो अभी कैसा है भाई? अभी प्लस में है तो हम कह देते हैं भाई पैराबोला जो हमारा। तो बेसिकली ये ग्राफ किसका बना है? भाई पैराबोला तो ग्राफ का नाम है, लॉस का। बेसिकली ये फंक्शन कौन सा है? ये लॉस फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? लॉस फंक्शन है। सही जा रहे हैं बिल्कुल। ये फंक्शन जो है वो लॉस फंक्शन है। अब मुझे ये बताओ कि ये लॉस फंक्शन है, ये लॉस की सबसे कम वैल्यू कहां पर है? ओरिजिन पे। क्यों? अच्छा, कुछ पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं ग्लोबल मिनिमा है। ठीक है। जहां
स्लोप की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, जहां स्लोप की वैल्यू क्या है, 0। अच्छा, जब हमने इसको रैंडम वेरिएबल पे चलाया तो लॉस ज्यादा आया था कम आया था, ज्यादा आया। तो मैं कह सकता हूं कि यहां कहीं आया होगा, इतनी हाई आया होगा, या इस तरफ या इस तरफ, ठीक है। अब देखो, अब इसको कम होने के लिए कहां जाना है, कहां जाना है, नीचे की तरफ जाना है। इसको कैसे बदलेगा बेचारे को, ये इंसान का बच्चा थोड़ी है, ये मैथमेटिकल बेसिस पे फैसला करेगा। तो ये इसने लॉस तो ज्यादा आ गया, अब इसने फैसला करना है कि मैंने और ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ये क्या करेगा, ये एज अ टेस्ट के तौर पे, टेस्ट के तौर पे थोड़ा सा क्या जाएगा, ऊपर हो जाएगा। जैसे ऊपर हो जाएगा वहां नंबर्स में लॉस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको सिग्नल मिलेगा, ना बाबा ऊपर नहीं जाना, ऊपर जाने से तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कहाँ आना है, नीचे आना है। अच्छा भी, इसने कहा ठीक है भाई नीचे आओ। जैसे ही नीचे आया, लॉस की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। इसने कहा भाई नीचे तो कम हो रही है, जल्दी से भाग के पहुंच जाए, एक छलांग मारो यहां पर, लॉस की वैल्यू क्या हो गई, और बहुत खुशी खुशी। अब मसला यहां पर है, अब वो वर्ड समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, ये सिर्फ इस बात को समझाने के लिए कह रहा हूं, वेट्स आर एडजस्टेड लिटिल। वाई, वेट अगर चेंज हो रहा है, ऑप्टिमाइजर अगर वेट को चेंज कर रहा है तो लिटिल क्यों, जल्दी जल्दी क्यों नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा कि भाई अगर मैं जल्दी जल्दी करूंगा, अच्छा बात यह है कि नीचे आने के लिए जो मैं कदम उठाऊंगा, स्टेप साइज होगा वो कांस्टेंट होगा, ऐसा नहीं होगा ठक ठक ठक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें समझाने के लिए आपको कह देता हूं कि भाई मैंने ये मेरा गोल पॉइंट है और मैं यहां से चल रहा हूं और मुझे पता चल रहा है कि मैंने इस प्लग तक पहुंचना है और मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो मेरा डिस्टेंस प्लग से क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, तो मैंने कहा जब खुशी हो रही है तो उस खुशी को क्या कर लूं, डबल कर लूं। टक से मैंने एक बड़ा कदम उठाया, दूसरा बड़ा कदम उठाया और तीसरा बड़ा कदम उठाया तो डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया, डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया। यही वाला मसला यहाँ पर भी है कि भाई वो क्या करेगा, वो धक से यहाँ छलांग मारेगा तो अभी लॉस 0 तो नहीं हुआ, वो खुशी खुशी और आगे छलांग मारेगा, तो अगली जब छलांग मारेगा तो कहाँ पहुंचेगा, तो ये क्या हो गया, और फिर वो अब ये यहाँ घूमता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसे ये छलांग क्या रखनी चाहिए थी, छोटी रखनी चाहिए थी, छोटी रखनी चाहिए थी। तो वेट्स का जो एडजस्ट होना है वो इसीलिए थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा है, छोटा छोटा करके, कि छोटा छोटा करके अगर वो एग्जैक्ट 0 पे नहीं भी पहुंचा तो जो अगर आगे भी पहुंचेगा तो बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा समझ, अगर मैं इस पॉइंट पे नहीं भी पहुंचा, यहां निकल गया कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूं। लेकिन अगर बड़ी छलांगे मारूंगा तो चांसेस हैं कि मैं उस पॉइंट को क्या कर दूं, खो दूं। अच्छा, ये जो लंबी छलांगे मार के दूर पहुंच जाना है, इसको कहते हैं, एक प्रॉब्लम होता है ये मशीन लर्निंग के अंदर, डीप लर्निंग के अंदर, क्या कहलाता है उवैद भाई, ये ग्रेडियंट एक्सप्लोड प्रॉब्लम, कि इतने बड़े कदम उठाए कि ग्रेडियंट के स्लोप क्या हो गया, एक्सप्लोड होता चला जा रहा है। और फिर क्या हुआ, फिर हमने कहा यार एक काम करो, मैं ऐसा चाह रहा हूं, मैं ऐसा चाह रहा हूं कि मैं एग्जैक्टली इसकी टॉप पे आके बैठ जाऊं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटे 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 कदम उठाने की सोच रहा हूं ताकि मैं उससे दूर जाऊं ही नहीं, सीधा जो अगला कदम उठाऊं मैं तो यहीं गिर गिरा। अब मैंने बहुत छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू कर दिए। अब मसला ये है, छोटे छोटे स्टेप में ईपॉक चलाए कितने, छोटे छोटे स्टेप लिए
और 30 के 30 यही खत्म हो गए। इसको कहते हैं ग्रेडियंट वैनिशिंग प्रॉब्लम, कि भाई उस पॉइंट तक ही नहीं पहुंच पाए, इतने छोटे कदम ले लिए। तो बड़े और छोटे के दरमियान क्या है, ट्रेड ऑफ है। हर चीज में ट्रेड ऑफ है। लेयर बड़ी बनाऊं या छोटी, पता नहीं, ट्रेड ऑफ है। नेटवर्क साइज बड़ा बनाऊं या छोटा, पता नहीं, ट्रेड ऑफ है। स्टेप साइज बड़ा रखूं या छोटा, पता नहीं, ट्रेड ऑफ है। ट्राई करेंगे बार बार, फिर देखेंगे। अच्छा, अब दोनों बातें पता चल गई हमें यहां से। वेट्स क्या होंगे, एडजस्ट होंगे थोड़े थोड़े। किस डायरेक्शन में, करेक्ट डायरेक्शन में। ऊपर या नीचे, नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हम मैथमेटिकली निकालेंगे यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस और सारी चीजें। और ये जो लिटिल एडजस्टमेंट है, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे, ये कितनी जो है वो लिटिल एडजस्टमेंट होगी। यहां तक बात समझ में आई कि भाई लॉस वैल्यू आएगी, लॉस स्कोर आएगा, और ऑप्टिमाइजर थोड़ा थोड़ा करके वेट्स को क्या करेगा, सही डायरेक्शन में एडजस्ट करेगा। लिटिल राइट डायरेक्शन, लिटिल और राइट डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा जब तक एक काम कर लो, मैं थक गया असल में बोल बोल के। उबैद भाई, टेंसर फ्लो इंस्टॉल करवाओ इनके सिस्टम्स में, जिन जिन के पास है। हाँ, और फिर ये एग्जाम्पल चलवा देना अगर हो सके तो। जैसे भी करो, जैसे भी करो, करा दो बस। अब हमारे पास एक्टिवेशन भी फंक्शन बहुत सारे होते हैं। वैल्यू होता है, टेनिज होता है, सिग्मॉइड होता है, और लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, ये हम रिग्रेशन प्रॉब्लम में इस्तेमाल करते हैं। अब ये समझेंगे हम, वैल्यू फंक्शन क्या होता है, टेनिज फंक्शन क्या होता है, सिग्मॉइड क्या होता है। सिग्मॉइड तो आपने पढ़ा हुआ है मेरे ख्याल में, सही है। और लर्निंग रेट क्या होता है, ये लर्निंग रेट वही अभी जो सर बता रहे थे, स्पीड। अब कितनी स्पीड से आपको चलना है, कि आपको अगर आप लर्निंग रेट बढ़ाएंगे तो आप जल्दी कन्वर्ज करेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा, वो स्पीड तेज होगी तो वो एक्सप्लोड हो जाएगा, जो ज्यादा लर्निंग रेट रखेंगे। और आप कम रखेंगे तो क्या होगा, स्लो स्लो वो स्पीड में आगे बढ़ेगा लॉस की तरफ। अच्छा, अब मैं इसमें कोई और डेटा सेलेक्ट करता हूँ। उसमें डेटा सिलेक्शन, एक सेकंड। हाँ, अब मैंने x2 भी लगाई, x3 भी लगाई। अब मेरे पास कितने इनपुट है, 4 इनपुट है, 4 कॉलम है मेरे पास, सही है। अब ये मेरा डेटा है, ये मेरा डेटा है। अब मेरे को इसमें कन्वर्ज करना है, इसमें क्लासिफाई करना है, ये वाली क्लास और ये वाली क्लास। अब मेरे पास हिडन लेयर कितनी है, 4 है। ये वाली लेयर में कितनी आ रही है, 4 नोड्स आ रही है, नोड्स। और इसमें भी 4। अब क्लासिफाई क्या करना है मेरे को, ये वाली क्लास या ये वाली क्लास। अब मैं इसमें इपॉक चला रहा हूँ, मतलब मैं ट्रेनिंग कितनी दफा कराऊंगा, 1 मिनट, इपॉक कहाँ नहीं रहा। अब मैंने इसमें ट्रेनिंग शुरू की, तो ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहा है बेचारा, कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, सही है। अब देखें इसमें क्या हो रहा है, ये देखें, ये एक कनेक्शन इससे जा रहा है, फिर ये वाली क्लास में जा रहा है, ये इसको क्लासिफाई कर रहा है, ये इधर जा रहा है। हाँ, ये कन्वर्ज ट्रेनिंग कर रहा है ना, ये एजिस देख रहा है इस डेटा में के डेटा में पैटर्न ढूंढ रहा है, सही है। अब मैंने इसमें कितनी चला दी, 783 ईपॉक। अब ये कन्वर्ज कर रहा है। अगर मैं इसका लर्निंग रेट बढ़ा दूं, लर्निंग रेट कितना रख दूं, 1 रख देता हूं, फिर चलाऊं उसको। अब देखो इसने जल्दी कन्वर्ज कर लिया, बहुत जल्दी कन्वर्ज कर लिया इसने।
सही है, लाइक दिस। अब मैं इसमें हिडन लेयर कम करता हूँ थोड़ी। अब चलाऊं, अब देखो ये अब ये स्लो स्लो कन्वर्ज करेगा क्योंकि हमारे पास हिडन लेयर कम हो गई। देखो देखो देखो, अब लॉस हमारा कितना आ रहा है, ट्रेनिंग लॉस, ट्रेनिंग लॉस बहुत आ रहा है। अब देखो ये कन्वर्ज ही नहीं कर पा रहा ना, क्लासीफाई नहीं कर पा रहा। अब मैंने हिडन लेयर बढ़ाई इसमें, इधर बहुत ज्यादा कर दी, इधर भी लगा दी। एक और इसमें मैंने हायरार्की थोड़ी पैदा कर दी इसमें। अब देखते हैं इसमें, अब देखो अब ये बहुत एक्सप्लोड हो गया पूरा, अब वो आगे ही चले गया पूरा। देखो अब एक्सप्लोड हो गया, मतलब वो स्पीड हमें जहां पहुंचना था वो उससे आगे ही निकल गया क्योंकि लर्निंग रेट बहुत ज्यादा था। अब मैं इसका लर्निंग रेट कम करता हूं और दोबारा चलाता हूं। अब मैंने चलाया, अब ये कन्वर्ज हो गया, मतलब स्लो स्लो होके ये इसने लॉस को मिनिमाइज कर दिया। अब मैं इसमें दूसरा डेटा देखता हूं। अब ये डेटा कैसा है, थोड़ा स्कैटर है, मतलब इसमें कितनी क्लासेस है, दो क्लासेस है, और डेटा कैसा है, ये वाली क्लास कौन सी है, ये वाली क्लास कौन सी है, और ये वाली क्लास देखे। अब इसको कन्वर्ज करना है, इसको हमें क्लासीफाई करना है, सही है। अब मैं इसमें चलाता हूँ हिप हॉप, सही है। अब ये कैसे कन्वर्ज करता है आप खुद देखो, अब ये चल रहा है, सही है। देखो देखो गौर से देखो कैसे कर रहा है, पहले इसने इसको देख लिया लेकिन इसको समझ नहीं पा रहा, अब इसने आहिस्ता आहिस्ता समझा। अब ये वाली क्लास को ये आ गया, सही है, कन्वर्ज। अब ये पूरा इसने कन्वर्ज कर लिया, अब ये समझ गया पूरे डेटा को, ऐसे इसने कन्वर्ज कर लिया इस क्लास को, ये समझ गया कि ये वाली क्लास है और ये वाली क्लास को ये वाली क्लास है, सही है। इस तरह ये न्यूरल नेटवर्क काम करता है। अब ये वाला डेटा कैसा है, ये वाला डेटा तो बहुत, आप खुद देख रहे हो कैसा डेटा है ये। अब इसमें कन्वर्ज कराना है, अब इसमें मैं चलाता हूं, अब देखो कैसे कन्वर्ज कर रहा है, ट्रेनिंग चल रही है इसकी। देखो अब ये कर ही नहीं पा रहा क्योंकि डेटा हमारे पास कैसा है, फुल स्कैटर है। देखो करने की कोशिश कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, लेकिन अभी भी सही तरह नहीं कर पा रहा। देख रहे हो, कोशिश कर रहा है। देख रहे हो, अब इसमें हिडन लेयर बढ़ाए हम तो क्या होगा। अब मैं हिडन लेयर इसमें थोड़ी बढ़ा देता हूँ, लाइक दिस, सही है। एक और हिडन लेयर बढ़ा देता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ न्यूरल नेटवर्क को, सही है। अब मैं चलाता हूँ, अब देखते हैं। हम्म, सही, सही है, ये देखो अब जैसे ही हमने हिडन लेयर बढ़ाई तो उसने क्या किया, इसने कन्वर्जन करना, कॉम्प्लेक्स डेटा पे भी कन्वर्जन करना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये कि हमारे पास जितना भी स्कैटर डेटा हो, अगर आप हिडन लेयर बढ़ाएं तो ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटा को भी कैप्चर कर लेते हैं जल्दी। सही है भाई सर, टेंसर फ्लो आप लोगों को इंस्टॉल हो गया, हो रहा है। एक मिनट इंपोर्ट कर लें। हाइट वेट वाली एग्जाम्पल कराओ।
हाइट वेट वाली एग्जाम्पल करा थैंक यू। अगर इंस्टॉल हो गया होगा ना तो एरर नहीं आएगा बस यहाँ पे। मैं कर दूंगा।